होस्ट वसीम शेख। आज हम ज़रा टाइम में हमारे मेहमान हैं ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब साहब से बात करते हैं कि ऑयल सीड के बारे में बात करते हैं और उसके मुतल्लिका जो भी हैं सवालात जो किसानों को दरकार है उनके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर वो जैसा कि हम लोग ऑयल सीड के डिपार्टमेंट में हैं जो सर्चिंग जो इदारा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा कैनोला के बारे में, और इसमें क्या क्या यानी कि ऑयल सीड में जो हैं इस्तेमाल होती हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या यानी कि सर्चिंग चल रही है जी। जैसा कि आप जानते हैं खुर्दनी तेल एक नहायत अहम खुराकी अंसर है। इंसानी वजूद की बढ़ोतरी के लिए इसका मुतनासिब मिकदार में इस्तेमाल बहुत अहम है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि इंसानी जिस्म खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये दो ज़राए से हमें हासिल होते हैं, एक पौधों से जो तेल पैदा करते हैं और दूसरा एनिमल सोर्स से या फिश से। तो इस नुक्ता निगाह से जो पौधों से आने वाला तेल है वो बड़ा अहम है कि इसमें बड़े अहम अनासर जो हैं जो कि दूसरी सूरत में हमें मुयस्सर नहीं हो सकते, उनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमें इससे मुनासिब और तनासब के साथ मुयस्सर आते हैं। ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो तेलदार इजनास की मेजर जो ऑयल सीड इकसाम फसलें हैं उनके ऊपर नई इकसाम और हाइब्रिड बनाता है। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट का जो बड़ा फोकस है वो कैनोला और मस्टर्ड इकसाम का बनाना, जिनकी पैदावारी सलाहियत बेहतर हो और जिनमें अच्छी जो क्वालिटी का तेल पाया जाए। इसी तरह सनफ्लावर जो है वो दूसरी बड़ी अहम फसल है, उसके अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 9 पाए जाते हैं, और ये जो तेल है दोनों चीज़ों के, इसमें जो माया सूरत का जो तेल है जो सॉलिड नहीं है वो बड़े अच्छे रेशो के साथ पाया जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा इंस्टीट्यूट सोयाबीन के ऊपर भी रिसर्च कर रहा है और इसकी भी एग्ज़ाम दरियाफ्त की है। इसके साथ साथ तिलों की फसल पंजाब के अंदर बड़ी अहम है, मुल्क के अंदर भी काश्त होती है, उसकी एग्ज़ाम भी हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाई है, उसके ऊपर भी रिसर्च का बड़ा फोकस है। इसके साथ साथ हम नई जो तेलदार इजनास हैं उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे अलसी है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, और इसके साथ साथ हमने एक नई फसल जो है कैमेलिना उसके ऊपर भी काम किया है और उसकी भी किस्म दरियाफ्त की है। इसी तरह मैदानी इलाकों के लिए जो ओलिव है उसके ऊपर भी रिसर्च का काम हमने इनिशिएट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई कामयाबी जो है उसमें हमें अच्छी हासिल हुई है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ इकसाम की अडाप्टेबिलिटी जो है उसको स्टडी करेंगे पंजाब के मैदानी इलाकों की मौसमी हालात के हवाले से। तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसने जो ऑयल सीड के सेक्टर में पाकिस्तान का जो लीडिंग रिसर्च अदारा है, सबसे ज़्यादा इकसाम जो हैं कैनोला मस्टर्ड की, इसी तरह तिलों की, इसी तरह सोयाबीन की और सनफ्लावर की हाइब्रिड्स जो है हमने डेवलप किए हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसने सूरजमुखी के हाइब्रिड जो है सनफ्लावर के हाइब्रिड अपनी जो लोकली डेवलप्ड पेरेंटल लाइंस हैं उनके साथ डेवलप किए हैं। इस तरह इसके जो हाइब्रिड्स हैं उसकी पैदावारी सलाहियत भी बेहतर है और जो हमारे मुकामी मौसम है उसके अंदर उसकी गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर है और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है। इस नुक्ता निगाह से ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट न सिर्फ नई इकसाम बनाता है बल्कि वो पैकेज ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है पूरी इसकी वो भी डेवलप करता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है हम आगे बाकायदा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, प्राइवेट सीड कंपनीज़ को, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड को, यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइजान, और इसके साथ साथ जो ऑयल की कंज्यूमर है ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, उसके साथ भी हम बड़ा अच्छा लाइजान रखते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छा डिटेल से बात की है और बताया है इसके बारे में कि ऑयल सीड
की वर्किंग और अचीवमेंट और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है आपके साथ क्या कर रही है, क्या किरदार है उसका गवर्नमेंट के साथ अयूब रिसर्च इदारे का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो खुर्दनी तेल का जो सेक्टर है उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा पैकेज दिया है। इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है वो भी इसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और इसमें नेशनल ऑयल सीड एनहांसमेंट प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर ज़िम्मेदारों को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इदारों ने या दीगर रिसर्च इदारों ने अच्छी इकसाम और दरियाफ्त की हैं ऑयल सीड्स की, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी सीड प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बाकायदा इसमें खुसूसी तवज्जो दे रही है और फंडिंग भी कर रही है, जिससे जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सीड कंपनीज जो हैं वो भी हमसे बीज लेती हैं और उसको मल्टीप्लाई करती हैं। इसी तरह पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो है वो भी हमसे सीड लेती है। जैसा कि आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने इस साल और उससे चंद साल पहले में के जो अक़साम पेश की हैं, जिसमें मैं ख़ुसूसी तज़किरा करूँगा, सुपर कैनोला बहुत अच्छी वैरायटी है हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप की, इसके साथ सांदल कैनोला है और इसी साल रचना कैनोला के नाम से कैनोला की इकसाम पास करवाई गई हैं। तो ये हम इनका प्री बेसिक बीज बना के पंजाब सीड कॉरपोरेशन को भी देते हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट सीड कंपनीज को भी फराहम करते हैं और इसकी टेक्नोलॉजी भी हम प्रोडक्शन की वो भी आगे पास ऑन करते हैं। इसी तरह जो सनफ्लावर है उसके अंदर हमारे इदारे ने इस साल 3 हाइब्रिड्स जो हैं वो पेश किए हैं और पिछले साल जो है वो 2 हाइब्रिड पास हुए थे। इस साल हमारे इदारे ने ऑरिसन 701 के नाम से और ऑरिसन 675 675 के नाम से 2 हाइब्रिड्स जो हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के पेश किए हैं। ऑरिसन 675 जो है वो कम मुद्दत का सूरजमुखी का हाइब्रिड है, ये तकरीबन 105 दिनों में तैयार हो जाता है, जबकि ऑरिसन 701 ये हाइब्रिड नॉर्मल मुद्दत का हाइब्रिड है, ये 125 दिन में तैयार हो जाता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन सनफ्लावर हाइब्रिड है वो ख़ास तौर पे जिन इलाकों में बीटी कॉटन काश्त होती है उनके लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि ये ज़मीन को बहुत जल्द फ़र्क कर देता है और अगली फसल जो है कपास की बर वक्त काश्त हो सकती है। तो इसी तरह हमारे इदारे ने जो तिल के अंदर भी इकसाम पेश की हैं, तिल 18 के नाम से एक बड़ी अच्छी किस्म है, ये शाखदार किस्म है और यक शाखा किस्म जो है TH6 के नाम से है, ये पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सेसम की या तिल की किस्म है जो ज़िम्मेदार काश्त कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है और पिछले साल तकरीबन 15 अरब का तिल जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ है और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां तिल कामयाबी से काश्त किया जा सकता है और एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह सोयाबीन का अगर तज़किरा करें तो जैसा कि आप जानते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटोमेशन की वजह से एक बड़ी तेज़ बूम आया है और उसमें सोयाबीन का जो किरदार है बहुत अहम है। इसके अंदर सोयाबीन मील जो है इसकी फीड के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से मुर्गे की जो ब्रायलर मुर्गा है उसकी जो कह लें कि लाइफ साइकिल है वो तकरीबन 32 से 35 दिनों के अंदर अब मुर्गा तैयार हो जाता है, क्योंकि सोयाबीन मील के अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी उसकी कन्वर्शन है और जो गोश्त की पैदावार उससे बढ़ जाती है। तो हमारे अदारे ने आरी सोयाबीन के नाम से नई फसल जो किस्म है सोयाबीन की तैयार की है और इसका बीज हमने अपने स्टेक होल्डर्स को फराहम किया है ताकि वो मुख्तलिफ तजर्बात करें। पंजाब के अंदर इसमें हमने मुफस्सल तजर्बात किए हैं और सेंट्रल पंजाब और हमारा नार्दर्न पंजाब जो है सोयाबीन की काश्त के लिए मुनासिब है। हमने जो किस्म दरियाफ्त की है ये अमेरिका, ब्राज़ील या अर्जेंटाइन में एक तकरीबन 6 महीने की फसल होती है। हमारे यहाँ जो हमने किस्म दरियाफ्त की है ये तकरीबन 100 दिनों की है और इसकी काश्त जो है
वो बड़े अच्छे, जब मानसून का टाइम आता है जुलाई का आखिरी हफ्ता, उसमें हम रेकमेंड करते हैं, और गंदम लगाने से पहले तकरीबन 15 नवंबर को ये ज़मीन फारग कर देती है। इस तरह ये हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें भी बड़ी अच्छी तरह सेट हो रही है। तो इसमें ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आने वाले सालों में हम तवक्को करते हैं कि ये भी हमारे क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। नेस्ले भी इसके ऊपर काम कर रहा है, उन्होंने भी ट्रायल बेसिस पे इसको 18 जगह पे लगाया था और बड़े मुस्बत नतीजे आए हैं। इसी तरह जो नई इकसाम है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की, ऑलिव जो है वो ऐसे एरियाज़ जैसे नहरों के साथ हमारे जगह फारग होती है, सड़कों के किनारों पे जगह फारग होती है, जहाँ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी नहीं है, सेम और थोर का मसला नहीं है, वहाँ इंशाल्लाह मज़ीद तहकीक के बाद हम इसकी तरवीज के लिए रिकमेंडेशंस देंगे। इब्तदाई तौर पे 3 इकसाम ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें तुर्की की एक किस्म जैमलिक और एक आरबिक्यूना किस्म है स्पेन की। ये निस्बतन गर्मी बेहतर बर्दाश्त करती हैं और उनकी चिलिंग जो है वो रिक्वायरमेंट कम है। तीसरी किस्म जो है वो बारी जैतून 1 है, जो मुल्क के अंदर ही तैयार हुई है। तो ये 3 इकसाम जो हैं मुस्तकबिल में जब इनके ऊपर हम स्टडी मुकम्मल करेंगे तो एक मुकम्मल रिकमेंडेशन जारी करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये भी आगे बढ़ेगा। तो सर आपने बहुत डिटेल से बताया है, तो इसका आपने मौसम के बारे में भी बता दिया हुआ है, तो अब इसका काश्त का तो आपने सारा कुछ बता दिया है कि ऐसे इनके फार्मर जो है वो कर लें। तो अब इसके बारे में बताइएगा ज़रा कि मौसम के लिहाज से कीड़े और जो मकोड़े हैं, काला या सफ़ेद तेला जो होता है, वो हमला कब करता है, और इसके लिए स्प्रे कौन सा किया जाए, या आम स्प्रे ही किया जाए, या इसके लिए कोई मखसूस स्प्रे होता है वो इनके किया जाए, और किस मौसम में इसको ज़्यादा फसल को ख़तरा होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बेहतर पैदावार के लिए कुछ अवामिल हैं जो जिसकी हम सिफारिशात देते हैं। तो इन सिफारिशात को ना सिर्फ हम टीवी, रेडियो और मीडिया के ज़रिए ज़िम्मेदारों तक पहुँचाते हैं, बल्कि हम इसको किताबचे की शक्ल में पब्लिश भी कर देते हैं। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है वक्त काश्त और अच्छी किस्म का इंतखाब करना, क्योंकि ज़मीन जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। अगर आप अच्छी किस्म का इंतखाब करेंगे, अच्छे हाइब्रिड का इंतखाब करेंगे और बर वक्त काश्त करेंगे, तो हमने अपने तजर्बात से देखा है कि मैं क्रॉप के नुक्ता निगाह से भी तज़किरा करता जाता हूँ, कैनोला और मस्टर्ड जो है वो सबसे बड़ी तेलदार फसल है हमारे मुल्क के अंदर। वो तकरीबन 5 लाख एकड़ से ऊपर ही काश्त हो रही है, और इस साल तो उससे भी ज़्यादा की हमें तवक्को है। तो इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसकी तजर्बात की रोशनी में हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कैनोला काश्त कर दिया जाए। राया जो है उसको आप इसके साथ जो नॉर्मल ड्यूरेशन की किस्में हैं उनको पहले अक्टूबर के हफ्ते के अंदर काश्त कर दिया जाए। तो इससे जो इसका बड़ा कीड़ा है रस चूसने वाला एफिड, उससे ये एस्केप कर जाता है। फूल आने के बाद फलियां बन जाती हैं जब मौसम गर्म होता है फरवरी में, और कीड़े की एक्टिविटीज़ ज़्यादा शुरू होती है, तब तक फलियां सख्ती इख्तियार कर चुकी होती हैं और कीड़ा मज़ीद नुकसान नहीं कर सकता। तो इससे ना सिर्फ स्प्रे करना पड़ता है ज़मींदार को, उसको पूरा ग्रोथ पीरियड भी मिलता है, पैदावार भी बढ़ती है और कीड़े का कंट्रोल भी होता है। इसी तरह सनफ्लावर के अंदर बड़े ही अहम तजर्बात हम कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ, जैसे कि हमारी एक क्लाइमेट चेंज जो है हमें फेस करनी पड़ रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, ये उन ममालिक में से जहाँ ज़्यादा इसका असर होता है। तो इस नुक्ता निगाह से जो सनफ्लावर काश्त करने वाले ज़िम्मेदार हैं उनको हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि जो जनूबी पंजाब है उसके अंदर चूँकि कोरे का अंदेशा कम होता है, तो लिहाजा वो 20 दिसंबर को इसकी काश्त कर लें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ठंडे मौसम के अंदर ही उसकी ग्रोथ होगी, ऑयल कंटेंट फसल का बढ़ जाएगा, जो इसका कंज्यूमर है उसके मुफाद में बहुत बेहतर है। और दूसरा
इसका जो हेड माथ एक कीड़ा है जो आके इसकी दानों को खाता है। इब्तदाई जब फूल बनता है तो अभी बटन स्टेज पे ही होता है, छोटे मरहले पे तो वो कीड़ा आ जाता है सुंडी उसकी, और आगे वो अपना इसको नुकसान देना शुरू कर देती है। तो इससे एस्केप करने के लिए हम कहते हैं कि ये एस्केप एंड अवॉइडेंस, बचना और उस मरहले से गुजर जाने का जो स्ट्रेटजी है उसको ज़मींदार अपनाए। तो इसमें उस आगे जो हमारा सेंट्रल पंजाब है उसके अंदर हम रिकमेंड करते हैं कि वो 15 जनवरी को इसकी काश्त कर ले। जो नार्दर्न हमारा हिस्सा है जैसे सियालकोट वगैरह, उसमें मज़ीद थोड़ा सा कोरे के अंदेशे से बचा जाए और इसकी काश्त जो है फरवरी में ले जाई जा सकती है। अर्ली काश्त से हमें यकीनी तौर पे 3 फ़ायदे हुए हैं। एक तो उसकी फसल की फी एकड़ पैदावार बढ़ी, उसके बीज के अंदर ऑयल कंटेंट जो है वो बढ़ा, और तीसरा कीड़े से हमने एक कुदरती बचाव हासिल हो गया। कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ा, चूँकि ये खुर्दनी चीज़ है, लिहाजा तरजीह यही होनी चाहिए कि आप अवॉइडेंस और एस्केप की पॉलिसी जो है उससे मफाद लें और दोहरा फ़ायदा होगा। इंसानी खुराक है, लिहाजा जितना भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो सके वो बेहतर है। तो इस तरह आप ये जो मेजर 2 फसलें हैं इसके अंदर काम कर सकते हैं। तीसरी फसल जैसे कि अहमियत ले रही है अब, वो तिलों की फसल है। हाँ जी, उसके अंदर भी रेट ऑफ सोइंग के तजर्बात जो है नए मौसम के मुताबिक चल रहे हैं। तो जनूबी पंजाब जो है उसके अंदर जो अभी मई के महीने में भी तिलों की हमारी TH6 जो वैरायटी है उसकी काश्त की जा सकती है। वैसे हम उसकी काश्त जो अभी तक जो तजर्बात हैं उनकी रोशनी में सेंट्रल पंजाब में जो मिड जून के बाद की तकरीबन उस वक्त की जाए। सोयाबीन जो है उसके अंदर रस चूसने वाला कीड़ा आता है, वाइट फ्लाई, तो उसके अंदर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आप नोट करें कि कीड़ा आ गया है तो ज़राई माहिरीन जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के आपके इलाके के हैं उनसे रब्ता करके तो आप एक ही किस्म की दवाई की स्प्रे ना करें, एक किस्म की दवाई की स्प्रे करके दूसरी मरतबा दूसरी किस्म का स्प्रे करें। इस तरह कीड़े में मज़ामत नहीं आती और कंट्रोल बेहतर होता है और पैदावार बेहतर आती है। सर अब ये बताइएगा कि हम लोग जो ज़राअत के जो हवाले से अपना जो पैदावार है उसका बिज़नेस भी ज़्यादा हो जाता है, क्या हम इस लेवल पे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें? तो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका हमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, कितना मुनाफा हो जाता है? हाँ जी, इसमें गुजारिश ये है कि अभी पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान जो है इसमें जैसे आप देख रहे हैं, एक तो आबादी बड़ी है और दूसरा हमारे खाने के जो ट्रेंड हैं उसमें एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है। ख़ास तौर पे फास्ट फूड का जो इस्तेमाल है, आप देखते हैं कि उसके अंदर तलने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे मुल्क के अंदर जो पर कैपिटा फीकस जो इस्तेमाल है तेल का वो 18 किलोग्राम पर एनम है सालाना। तो ये जो दुनिया के अंदर बहुत हाई रेट जो है ना ऑयल कंजम्पशन का, उसके अंदर ये उस ज़ुमरे में हम आते हैं। तो उसमें अभी तक तो हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है वो उस लेवल पे नहीं है। दूसरा, एक जो घी खाने का एक रिवाज है उसकी वजह से जो बड़ी इंपोर्ट है वो है पाम ऑयल की। पाम ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे तकरीबन सॉलिड या सेमी सॉलिड पोजीशन में रहता है। तो ये बलिहाज़े खुर्दनी तेल उतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल का बायस बनता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम तमाम कोशिशें भी करें और गंदम की फसल के एरिए को, गन्ने की फसल के एरिए को डिस्टर्ब ना करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमने एक स्टडी की है, तकरीबन 40% तक की मुल्क की ज़रूरत तक जा सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होगा? इसमें जो काश्तकार हजरात लेट गंदम लगाते हैं, दिसंबर का महीना ले आते हैं, वो उसकी काश्त ना करें, उसकी बजाय वो सूरजमुखी की काश्त कर लें। इसी तरह जो हजरात सितंबर काश्त गन्ना लगाते हैं उसके अंदर हमने एक बड़ी अच्छी किस्म बनाई है आरी कैनोला,
ये राय की एक किस्म है, पाकिस्तान की पहली कैनोला क्वालिटी के अंदर राय की किस्म। तो ये गन्ने की सितंबर काश्त के अंदर इंटरक्रॉपिंग के तौर पे लगाई जाए तो बेहतरीन कवर फ्राहम करती है कोरे के गन्ने की फसल को, और जब मौसम खुलता है फरवरी के अंदर आके और गन्ने की बढ़ोतरी शुरू होती है सितंबर काश्त वाली काश्त की, तो उस वक्त ये मैच्योर हो जाती है और ज़मीन फारग कर देती है। इस तरह ज़मींदार को 2 फसलें हासिल हो जाती हैं, उसका इब्तदाई खर्चा गन्ने की काश्त पे जो था वो इसमें से आ जाता है, और खुर्दनी तेल की जो हमारी कमी है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसी तरह ऐसे एरियाज़ जैसे हमारा पोठोहार का इलाका है, वहाँ गंदम की काश्त वसी पैमाने पे होती है, तो उसमें गंदम की फसल जो है वो ड्राउट को इतना बर्दाश्त नहीं करती, खुश्क साली को इतना बर्दाश्त नहीं करती जितना कि तेलदार अजनास कैनोला और मस्टर्ड करते हैं। तो इस नुक्ता निगाह से उन इलाकों में भी इसकी काश्त में रकबे में इजाफा करके तो हम इसकी पैदावार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे रिवराइन एरिया हैं, दरियाओं के साथ साथ का इलाका है, जो है तो कल्टीवेबल वेस्टलैंड लेकिन अभी काश्तकारी उनके ऊपर हो नहीं रही, उन एरियाज़ के अंदर भी ये चूँकि स्मॉल सीडेड है, ज़मींदार का बहुत कम खर्चा आता है, तो उसमें ज़मींदार हजरात जो हैं कैनोला और राया और खरीफ के अंदर तिल की काश्त करके तो रकबे में भी इजाफा कर सकते हैं और नेशनल इकानमी में तेल पैदा करके इंपोर्ट बिल के ऊपर भी उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह एक कंबाइन सी स्ट्रेटजी से हम आहिस्ता आहिस्ता खुद कफालत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एकदम से हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अभी हमारी एक्सपोर्ट की किसी और क्रॉप में एडिबल ऑयल की ख़ास तौर पे पोजीशन नहीं है। हाँ, जो एक्स्ट्रा पाम ऑयल वगैरह आता है उससे जो घी बनता है वो हमारी अफ़गानिस्तान या जो अगली रूसी रियासतें हैं वहाँ तक जाता है। तो ये एक अजाफी चीज़ है कि हमारी फीड भी जो है सोयाबीन, जो सॉल्वेंट वाले फीड के लिए सोयाबीन मील तैयार करते हैं, उसकी भी फीड की सूरत में एक्सपोर्ट हो रही है। खुर्दनी तेल की अभी एक्सपोर्ट की हमारी इस तरह पोजीशन नहीं है, ख़ास तौर पे मैं अगर कैनोला और सनफ्लावर की बात करूं तो ये है कि एक कंबाइन सी स्ट्रेटजी बना के हम खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ही मेरा प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है। हम इजाज़त चाहेंगे सर से कि बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं हम लोग भी और किसान भाई भी, और हमारा ये मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ ही कि इनके साथ ये हमारा आखिरी इंटरव्यू है, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही है। तो हमें खुशी हुई है कि बहुत ज़्यादा तफसील के साथ इन्होंने किसान भाइयों को बताया और इसकी पैदावार के हवाले से बताया और स्प्रे के बारे में बताया, ताकि ये इजीली और आसान तरीके से ये फसल काश्त कर सकें और इसको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद वसीम शेख को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।